सोचो एक देश जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, लेकिन वहां के लोग खाने के लिए लाइन में खड़े हैं। और फिर इस स्टोरी में एंट्री होती है अमेरिका के प्रेसिडेंट की, एक ऐसी शॉकिंग क्लेम के साथ जो पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर देती है। चलिए इस कॉम्प्लिकेटेड मामले को आसान भाषा में समझते हैं। यही तो पैराडॉक्स है वेनेजुएला का। एक ऐसा देश जिसके जमीन के नीचे इतना तेल है कि वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हो सकता था, लेकिन आज वहाँ हालात इतने खराब हैं कि लोगों को बेसिक चीज़ों जैसे खाना और दवाइयाँ के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये हालात आखिर हुई कैसे? और इसी क्राइसिस के ठीक बीच में अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक अजीब सा दावा करते हैं। वो कहते हैं वी कैप्चर्ड वेनेजुएला, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो तूफान ला दिया। लेकिन इसका मतलब क्या था? पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। ट्रंप के इस दावे के बावजूद ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो अभी भी पावर में थे, अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे हुए थे। तो फिर सच क्या था? तो आखिर ये ऑपरेशन था क्या जिसका जिक्र ट्रंप कर रहे थे? क्या उन्होंने झूठ बोला? और वेनेजुएला में असल में हो क्या रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब हम आज इस एक्सप्लेनर में ढूंढेंगे। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, वेनेजुएला के इतिहास में, उसके तेल के खजाने में और उन लीडर्स की पॉलिसीज में जिन्होंने देश को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। एक टाइम था जब वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश हुआ करता था, और इसकी सिर्फ एक वजह थी, तेल, ब्लैक गोल्ड। इसी ऑयल ने देश को बनाया और शायद इसी पर हद से ज्यादा डिपेंडेंसी ने देश को इस हालत में पहुंचाया। तो ये क्राइसिस डेवलप कैसे हुआ? पहले ऑयल की वजह से वेनेजुएला एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना। फिर 1999 में यूगो चावेस पावर में आए और उन्होंने देश की बड़ी इंडस्ट्रीज, खास करके ऑयल सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया। 2013 में चावेस की मौत के बाद निकोलस मडूरो प्रेसिडेंट बने, लेकिन उन्हें विरासत में एक ऐसी इकोनॉमी मिली जो सिर्फ तेल के दामों पर चलती थी। और जैसे ही ग्लोबल मार्केट में ऑयल के दाम गिरे, वेनेजुएला की इकोनॉमी क्रैश कर गई। देश में हाइपर इन्फ्लेशन और ज़रूरी चीज़ों की ज़बरदस्त कमी हो गई। यहाँ एक टर्म समझना जरूरी है, नेशनलाइजेशन। इसका सिंपल सा मतलब है जब सरकार किसी प्राइवेट कंपनी या इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में ले लेती है। चावेस का आइडिया था कि ऑयल से होने वाला सारा मुनाफा अब सरकार के पास जाएगा, जिससे सोशल प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक गया और पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड होकर रह गई, ऑयल। तो इस कहानी का सेंट्रल फिगर है कौन? ये हैं निकोलस मडूरो। पॉलिटिक्स में आने से पहले वो एक बस ड्राइवर और यूनियन लीडर थे। ह्यूगो चावेस के काफ़ी विश्वास पात्र माने जाते थे। उनके अंडर फॉरेन मिनिस्टर भी रहे और 2013 में चावेस की मौत के बाद प्रेसिडेंट बन गए। उन पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो पावर में बने रहने के लिए इलेक्शंस में धांधली करते हैं और ऑपोजिशन को दबाते हैं। और जैसे जैसे मडूरो की पावर बढ़ती गई और उनके तरीके ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते गए, इस कहानी में एंट्री होती है अमेरिका की। और यहाँ से अमेरिका और वेनेजुएला का कॉन्फ्लिक्ट तेजी से बढ़ने लगता है। अमेरिका मडूरो को एक इलेजिटिमेट डिक्टेटर मानता है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, मडूरो हमेशा से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ बोलते आए हैं। दूसरा, उनके रशिया और चीन से काफ़ी क्लोज रिश्ते हैं जो अमेरिका के जियोपॉलिटिकल राइवल्स हैं। और तीसरा, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनलाइजेशन के बाद अमेरिकन ऑयल कंपनीज को वेनेजुएला से अपना कंट्रोल खोना पड़ा। तो उसने मडूरो पर प्रेशर बनाने के लिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी अपनाई, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला स्टेप था डीलेजिटिमाइज। अमेरिका ने मडूरो के इलेक्शन को फर्जी बताकर उन्हें एक इल्लीगल प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। दूसरा, रेकग्नाइज ऑपोजिशन। उन्होंने ऑपोजिशन लीडर जुआन ग्वाइडो को वेनेजुएला का असली इंटरिम प्रेसिडेंट मान लिया। और तीसरा, इम्पोज सैंक्शंस। अमेरिका ने वेनेजुएला पर इतने कठोर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए कि वहां का बैंकिंग, ऑयल एक्सपोर्ट और ट्रेड पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इन सब जियोपॉलिटिकल मूव्स और सैंक्शंस का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? वेनेजुएला के आम नागरिकों पर। उनकी तकलीफें और बढ़ गईं। खाने पीने की चीज़ों से लेकर दवाइयों तक हर चीज़ की कमी पहले से कई गुना ज़्यादा हो गई। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, ट्रंप का वो दावा, वो ब्रिलियंट ऑपरेशन। क्या वो सच था या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा जिसका मकसद कुछ और ही था? ट्रंप ने सिर्फ मडूरो को कैप्चर करने का दावा नहीं किया, उन्होंने एक और हैरान करने वाली और काफ़ी अजीब बात कही। उनके अनुसार उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स ने निकोलस मडूरो को मारने की परमिशन दी थी। ये एक बहुत बड़ा और अजीब आरोप था जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ तौर पर नकार दिया। तो आइए दावे और सच्चाई को आमने सामने रखते हैं। दावा था कि मडूरो को पकड़ लिया गया है। सच्चाई, वो अभी भी प्रेसिडेंट थे।
दावा था कि वेनेजुएला में पावर वैक्यूम है। सच्चाई, मिलिट्री अभी भी पूरी तरह मदुरो के कंट्रोल में थी। और दावा था कि यूएस ने डिसाइसिव एक्शन लिया है। सच्चाई, वेनेजुएला की ऑपोजिशन आपस में ही इतनी बटी हुई थी कि वो उसका फायदा नहीं उठा सकी। साफ है कि क्लेम और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ये एक कैप्चर नहीं था तो आखिर ये ऑपरेशन था क्या? अमेरिका वेनेजुएला में आखिर कर क्या रहा था? असली कहानी कुछ ऐसी थी। यूएस ऑपरेशन का मकसद डायरेक्ट कैप्चर नहीं बल्कि मैक्सिमम प्रेशर बनाना था। कैरेबियन में 15,000 सैनिक तैनात किए गए। इंटेलिजेंस एजेंसीज हफ्तों से मदुरो की हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही थीं। इससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया गया कि शायद एक अचानक हमला हो सकता है। इसके अलावा कुछ मिलिट्री ठिकानों और ड्रग स्मगलिंग के शक में बोट्स पर टारगेटेड हमले भी हुए। इस पूरे ऑपरेशन का असली मकसद था वेनेजुएला की लीडरशिप को डिकैपिटेट करना, यानी टॉप लीडर्स को हटाकर पूरा सिस्टम कोलैप्स कर देना। तो इस पूरी शतरंज की बाजी का अंजाम क्या हुआ? देखिए, ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर बैलेंस का संकेत है जिसमें अमेरिका के सामने दूसरे बड़े खिलाड़ी भी खड़े हैं। इसी बीच जब ये ऑपरेशन चल रहा था, मदुरो रशिया गए। क्यों? इसके पीछे साफ स्ट्रेटेजिक रीजंस थे। उन्हें रशिया से पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था। ये अमेरिका को एक साफ संदेश था, मैं अकेला नहीं हूं। और ये अमेरिका को एक चेतावनी भी थी कि कोई भी डायरेक्ट एक्शन उनके लिए महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि रशिया और चाइना जैसी पावर्स यूएस लेड रिजीम चेंज के सख्त खिलाफ हैं। इसलिए ये मामला सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, ये ग्लोबल चेस बोर्ड पर एक चाल है जहां एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं और दूसरी तरफ रशिया और चाइना, जो नहीं चाहते कि यूएस एक और देश में अपनी मर्जी की सरकार लाए। तो आखिर में ये पूरा क्राइसिस है किस बारे में? यह है तेल के बारे में, यह है सत्ता के बारे में, यह है जियोपॉलिटिक्स के बारे में। और इन सब के बीच सबसे ज़रूरी ये है उन लाखों आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में जो इस पावर गेम में पिस रहे हैं। ये पूरा मामला हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कितनी सच्चाई होती है और कितनी सिर्फ एक केयरफुली बनाई गई कहानी होती है जिसका मकसद दुनिया को कंफ्यूज करना या एक स्पेसिफिक नैरेटिव सेट करना होता है। सोचिएगा ज़रूर।